ए स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने जीव विज्ञान की इस वीडियो श्रृंखला के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव विज्ञान के टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। इतनी देर पढ़ाने के बाद में मुझे तो आप जान ही चुके होंगे, दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं। अब ये मत पूछना कि कौन हूँ मैं। तो जीव विज्ञान की इसी वीडियो श्रृंखला के अंदर अपन आगे जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे एक बात करनी है आपसे कि पाचन होता क्या है। इस पाचन को अपन किस रूप में है वो डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि सर भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और शरीर से है वो विभिन्न पदार्थों को, आवश्यक पोषक पदार्थों को शरीर को उपलब्ध करवाना पाचन की क्रिया है। आपका सही है आंसर, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसको वैज्ञानिक तरीके से लिखने का एक ये अर्थ हो सकता है कि भाई शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के ग्रहण करने से, ग्रहण करते हैं वो पोषक पदार्थ कैसे होते हैं? जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, उनको सरल पोषक पदार्थों के अंदर और अवशोषण योग्य पोषक पदार्थों के अंदर परिवर्तित करने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो अपन परिभाषा के अंदर ये लिखने की कोशिश करेंगे कि पाचन होता क्या है। पाचन, डाइजेशन, पाचन है, देखो जटिल भोज्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण कर सरल व अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। हमने क्या कहा है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों और अवशोषण योग्य पोषक पदार्थों के अंदर, भोज्य पदार्थों के अंदर परिवर्तित करने की घटना या परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, हमने एक चीज यहां पर कहा है कि भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ, क्या कहा है? पोषक पदार्थ। ये पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सर्वाधिक मात्रा में कुल भोज्य पदार्थों का या कुल पोषक पदार्थों को सर्वाधिक मात्रा में अपन ग्रहण करते हैं वो कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। टोटल पोषक पदार्थों की लगभग 60 से 70% के आसपास होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने कहा है कि 60 से 70% है वो भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थों के रूप में अपन इसको ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पोषक पदार्थों के अंदर अपन लेते हैं लिपिड लेते हैं। क्या लेते हैं? लिपिड, वसा। लगभग 15 से 20% अपन भोज्य पदार्थ के रूप में क्या लेते हैं? लिपिड लेते हैं। लिपिड, वसा के रूप में घी, तेल वगैरह ये। इसके अलावा अपन लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन लगभग 10 से 15% अपन लेते हैं, 10 से 15%। इसके अलावा अपन भोजन के रूप में विटामिन लेते हैं भोजन के साथ में, या मिनरल्स के रूप में अपन आयंस के रूप में लेते हैं, मिनरल्स के रूप में। ये लगभग अपन विटामिन या मिनरल्स के रूप में भोज्य पदार्थों को 1 से 2% के आसपास है वो ग्रहण करते हैं पोषक पदार्थों के अंदर। और इसके अलावा पानी, वाटर, पानी भी अपन ग्रहण करते हैं। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन हमारे शरीर के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, इसलिए इनको प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रॉक्सिमेट इसलिए क्योंकि ये शरीर को आवश्यक होते हैं, ऊर्जा को बनाने के लिए, ऊर्जा को प्रदान करने के लिए प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल आवश्यक होते हैं, ठीक है। और विटामिन, मिनरल्स या पानी ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल कहलाते हैं। ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि ये शरीर को आवश्यक होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का शरीर को है वो ऊर्जा प्रदान नहीं होती किसी भी प्रकार की, लेकिन जरूरी होता है शरीर को, शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को करवाने के लिए इन पदार्थों का होना अनिवार्य होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। यदि इनमें से किसी एक प्रिंसिपल की कमी हो जाए, विटामिन में से एक कोई विटामिन की कमी हो जाए, तो शरीर के अंदर है वो रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का शरीर के अंदर अपघटन होता है तो कितनी मात्रा में ऊर्जा बनती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा अपन कैलोरीफिक वैल्यू, ऊर्जा की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसके बारे में बात करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है, इसके फलस्वरूप कितनी ऊर्जा है वो, कितनी मात्रा में ऊर्जा है वो अपघटित या बनती है। लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। याद रखोगे, इसका मान है वो कई बार कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आज के बाद आपको ये याद रखना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के फलस्वरूप कितनी मात्रा में ऊर्जा है वो बनती है। इसके अलावा दूसरा हमने कहा है कि लिपिड। अब इस लिपिड का, अच्छा, कितना अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम ले रहे हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरी बात मेरे को ये कहनी है आपको कि यदि मैं 1 ग्राम लिपिड का या प्रोटीन का मैं अपघटन करूं, एक लिपिड प्रोटीन से 1 ग्राम है वो प्रोटीन का अपघटन करूं तो मुझे कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से मुझे लगभग 5.6 किलो कैलोरी है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। 5.6 किलो कैलोरी, ये कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा मैं 1 ग्राम लिपिड की बात करूं तो 1 ग्राम लिपिड मुझे कितनी एनर्जी दे सकता है? लगभग 9.45 किलो कैलोरी के आसपास, 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी है वो प्रदान करता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इन कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आपको है वो ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट है वो बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको 3 बात करूंगा। कितनी बात? 3 बात। मुझे आपसे 3 बात करनी है, मुझे आपसे 3 बात करनी है। सबसे पहले मुझे 3 बात में आपको 3 चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले BMR, RMR और AMR। मुझे 3 बात कौन कौन सी करनी है? इसमें पहली बात, मैं आपको 3 बात के बारे में सिखाऊंगा। पहली बात है BMR, दूसरी बात RMR और तीसरी बात AMR। ये क्या होते हैं? तीनों के बारे में बात करेंगे। एक बात, BMR का मतलब होता है बेसल, मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा RMR रूटीन, मेटाबॉलिक
रेट, और तीसरी है AMR, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। 3 बात करूंगा आपसे। सबसे पहले बात करता हूं BMR के बारे में। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? आधारी उपापचयी दर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारी उपापचयी दर। ये आधारी उपापचयी दर क्या होती है? हम क्या करते हैं, हम 3 प्रकार के काम करते हैं। एक तो हम पड़े रहते हैं पूरे दिन। क्या करते हैं? पूरे दिन पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। पड़े रहने के लिए भी अपन को एनर्जी चाहिए, पड़ा रहना भी इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए अपन को एनर्जी चाहिए। इसके अलावा अपन हल्का फुल्का घर का कामकाज, इधर उधर का अपन है वो कामकाज थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और इसके अलावा अपन को इधर उधर भाग दौड़ करने के लिए, इधर उधर खेल कूद करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए अपन को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो 3 प्रकार से अपन एनर्जी है वो वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? विश्राम अवस्था में शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार के शब्द सुनकर आपको भावुक नहीं होना है, भावुक बिल्कुल नहीं होना है। इस प्रकार के यदि आपको शब्द सुनाई दे तो उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करनी है। मास्टर है ना आपके पास? आप पूछिए, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन BMR के बारे में पढ़ते हैं। विश्राम अवस्था में शरीर के विभिन्न शरीर के विभिन्न लिखा हुआ, विभिन्न जैविक कार्यों को करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है, BMR कहलाती है। सामान्य रूप से विश्राम अवस्था, मैंने कहा कि आप पड़े पड़े यदि कोई केवल और केवल रोटियां तोड़ रहे हो, ठीक है, तब भी आपको सोने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और सोने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, पड़े रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कितनी चाहिए अपन को? लगभग 1500 किलो कैलोरी के आसपास चाहिए। BMR का मान है वो 1500 किलो कैलोरी होता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरी बात, एक बात, 2 बात मुझे कहनी है कि 2 बात ये है RMR, रूटीन मेटाबॉलिक रेट। ये रूटीन मेटाबॉलिक रेट क्या है? रूटीन का मतलब है सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। घर का इधर उधर का काम, यदि हल्का फुल्का आप कोई काम कर रहे हो तो उस हल्के फुल्के काम को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा शरीर को चाहिए, वो क्या कहलाती है? RMR कहलाती है। तो क्या कहते हैं कि सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक शरीर को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? RMR कहलाती है। RMR की बात करें, मैंने कहा कि सामान्य कार्य करने के लिए एक आदमी को सामान्य रूप से कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? लगभग 2600 किलो कैलोरी के आसपास के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपन RMR का मान अपन ज्ञात करने जाएं तो एक पुरुष के अंदर अपन बात करें तो पुरुष के लिए मैंने कहा 2600 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन महिलाओं की अपन बात करें, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में लगभग 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता
होती है। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा मित्रों। आगे देखो, तीन बात है एएमआर, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। अब आप एक्टिव हो जाओ। एक्टिव होने के लिए आपको ऊर्जा की मात्रा कितनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, एएमआर कहलाती है। मतलब कि आपको कठोर श्रम के समय, कठोर परिश्रम के समय आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को अपन लिख सकते हो। यहां पे हम लिख सकते हैं कि कठोर परिश्रम या श्रम करते समय शरीर को आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, एएमआर कहलाती है। एएमआर मैंने कहा कि कठोर परिश्रम करते समय शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, एएमआर कहलाती है। एएमआर का अपन मान देखने जाएं तो लगभग 3700 किलो कैलोरी से 5000 किलो कैलोरी के आसपास है वो होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ये तीन बात थी जो आपको मैं कहने की कोशिश कर रहा था, शायद आप वो समझ चुके होंगे। अब अपन आगे पढ़ेंगे, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें हो गई, अब रियल में अपन पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। इन तीन बात के बारे में आप ध्यान देना। ठीक है, अब है अपन मनुष्य में पाचन, मानव में पाचन। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा चुका हूं, इधर भी मिटा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो, मानव मनुष्य के अंदर पाचन की बात करें तो सबसे पहले पाचन अंगों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पाचन या पाचक अंग, पाचन अंग मतलब हेडिंग ऐसे डाल दो, मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक, सबसे पहले पाचन अंगों की अपन बात करते हैं। मनुष्य के अंदर पाचन की बात करें तो सबसे पहले पाचन अंगों के बारे में बात आती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे वाले पाचन की क्रियाओं के बारे में। सबसे पहले अपन पाचन अंगों के बारे में मुख गुहा से स्टार्ट करके आहार नाल की पूरी संरचना होती है, उसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र हमारा शुरू कहाँ से होता है, मुख से शुरू होता है। कहाँ से, मुख। ये मुख है वो मुख गुहा में खुलता है। किसमें, मुख गुहा में खुलता है। और ये मुख गुहा किसमें खुलती है, मुख ग्रसनी के अंदर खुलती है, मुख ग्रसनी में खुलती है। और ये मुख ग्रसनी किसमें खुलती है, मुख ग्रसनी किसमें खुलती है, भोजन नली में खुलती है, भोजन नली। और यही भोजन नली आगे जाकर के किसमें खुलती है, आमाशय के अंदर खुलती है। किसमें खुलती है, आमाशय के अंदर खुलती है। और ये आमाशय वाला भाग छोटी आंत के अंदर खुलता है। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। देखो इधर ध्यान दो, वापस आ जाओ। हम कह रहे हैं कि मुख गुहा के अंदर आपको 3 प्रकार की संरचना है वो दिखने को मिलेगी। सबसे पहले जो संरचना होती है मुख गुहा के अंदर वो है, आपको एक ऊपरी सत का निर्माण करते हुए एक तालु नजर आता है। क्या दिखता है, तालु भी 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर तालु और एक कोमल तालु। ठीक है, इसके बाद में इसके नीचे आपको दांत दिखाई दे रहे हैं और दांत के नीचे बीच में जीभ आपको या जीवा दिखाई दे रही है। ठीक है, दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है,
आगे आमाशय के भी कितने भाग है? 3 भाग है, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। छोटी आंत के भी कितने भाग है? 3 भाग है। कितने? 3 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी के अंदर, जिसके अंदर ग्रहणी खुलती है, वो कहलाता है, वो कहलाता है अग्रक सुदांत्र। और अग्र सुदांत्र जिसमें खुलती है वो कहलाता है सुदांत्र। ठीक है। और ये सुदांत्र किसमें खुलता है? बड़ी आंत के अंदर खुलता है। और बड़ी आंत के भी कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? सुदांत्र जिसके अंदर खुलता है वो क्या कहलाता है? सुदांत्र जिसमें खुलता है वो कहलाता है वृदांत्र। क्या बोलते हैं इसको? वृदांत्र कहा जाता है। सॉरी अपन ने क्या कहा कि सुदांत्र जिसके अंदर खुलता है वो कहलाता है अंधनाल। क्या कहलाता है? अंधनाल। और अंधनाल जिसके अंदर खुलता है वो कहलाता है बृहदांत्र। क्या कहलाता है? बृहदांत्र। और बृहदांत्र का नीचे वाला सबसे भाग वो कहलाता है मलाशय। शिकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भाग होते हैं। और यही मलाशय आगे जाकर किसमें खुलता है? गुदा में खुलता है। गुदा नाल के अंदर खुलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पाचन के अंदर बात करेंगे। इससे पहले अपन एक फोटो बनाते हैं। क्या करते हैं? फोटो बनाते हैं और फोटो के अंदर इन चीज़ों को दर्शाते हैं। ठीक है। अब इसके, ये तो मुख्य पाचन अंग है और सहायक पाचक ग्रंथियां भी हमारे पाचन तंत्र का भाग होती है। अपन लिखते हैं यहां पर सहायक पाचक ग्रंथियां। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचन ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहली लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की बात करें तो ये लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अधोजीवा, एक होती अधोजंब। कौन सी? अधोजंब, अधोजीवा, अधोजंब। और तीसरी होती है कर्णपूर्व। पहली। दूसरी पाचक ग्रंथि की अपन बात करें तो मुख्य, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, लिवर ग्लैंड, यहां इसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि। क्या बोलते हैं? यकृत ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 मुख्य ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है जो पाचन तंत्र का कार्य, पाचन तंत्र के कार्य में काम करती है। ठीक है। फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर बताने की कोशिश करते हैं कि ये अंग किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर लगे हुए होते हैं। चलो आ जाओ। ये घनश्याम का मुंह है। क्या है? मुंह। चित्र अच्छा ना बने तो भावुक नहीं होना है। ठीक है। भावुक नहीं होना है। एक अत्यंत पतली कुंडलित नलिका आपको दिखाई दे रही है। ये अत्यंत पतली और कुंडलित नलिका किसकी है? छोटी आंत की है। किसकी है? छोटी आंत की। मैंने छोटी बनाई है लेकिन बहुत ही कुंडलित नलिका होती है। ठीक है। ये आगे जाकर के किस में खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत ठीक इस प्रकार की आपको संरचना जैसे आपको है वो दिखाई दे रही है वैसी होती है। ठीक है।
और नीचे जाकर के ये गुदा नाल के अंदर खुल जाती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना है। अपन देखें, ये तो है अपना मुख, क्या है, मुख है। ये अंदर की तरफ आपको कक्षनुमा संरचना दिखाई देती है, ये मुख गुहा है, क्या है, और इसी मुख गुहा के अंदर दांत है, तालुक है और जीभ है। ये जो आपको कक्षनुमा संरचना ये भी दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, मुख ग्रसनी कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख ग्रसनी कहलाती है। ये लंबी पतली संरचना आपको नलिका टाइप संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, भोजन नली कहलाती है, या ग्रास नाल बोलते हैं इसको, भोजन नली। ठीक है, और ये जे आकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, आमाशय है। क्या है, आमाशय है, स्टमक है। आमाशय के नीचे आपको एक पतली नलिका खुलती हुई दिखाई दे रही है, ये किसकी नलिका है, ये ग्रहिणी है। क्या है, ग्रहिणी है। ये आपको एक कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है, ये वाला भाग कौन सा है, अग्र सुदांत्र का है। क्या है, अग्र सुदांत्र का है। और ये भाग जो जिसके अंदर खुलता है, ये किसका भाग है, सुदांत्र का भाग है। क्या है, सुदांत्र का भाग है। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, छोटी आंत है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटी आंत, ध्यान रखोगे। ठीक है, इधर बात करें अपन, ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है, ये इस बड़ी आंत का भाग है, अंधनाल वाला। कौन सा भाग है, अंधनाल। अंधनाल के नीचे आपको एक लंबी लटकती हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये शरीर में अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग है। मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग की तरह कार्य करता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, या परिशेषिका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिशेषिका, अपेंडिक्स है। ठीक है, ये अंधनाल है। अंधनाल के बाद में ये वाला भाग आपको लंबा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक वाला भाग, ये और ये, यूं करके यूं, यूं करके यूं और यूं करके यूं। ये क्या है, ये अपना बृहदांत्र है। क्या है, बृहदांत्र है। बृहदांत्र के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये अवरोही भाग है आपका, कौन सा, आरोही भाग है, सॉरी आरोही भाग है। ये अनुप्रस्थ है, और नीचे की तरफ आ रहा है, ये अवरोही भाग है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बृहदांत्र। और बृहदांत्र के नीचे वाला भाग आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मलाशय है। क्या है, मलाशय है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी आंत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ी आंत बनाते हैं। ओके, और अंतिम में आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुदा नाल है, और गुदा नाल के नीचे एक छिद्र रूप शरीर से बाहर खुलती है नलिका, ये क्या कहलाती है, एनस या गुदा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। सर, शरीर के अंदर इन अंगों के बारे में तो आपने बात की, लेकिन इन ग्रंथियों के बारे में भी थोड़ी बात है, वो इधर उधर की कर लो सर, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा मुख गुहा के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, पढ़ाएंगे इस टाइम। इसके अलावा यकृत ग्रंथि होती है, इसी ग्रहणी वाले भाग के अंदर खुलती है। क्या होती है, इसी ग्रहणी वाले भाग के अंदर खुलती है, और इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार ग्रंथि की तरह वो लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है जो त्रिभुजाकार आकृति की होती है हमारे शरीर के अंदर, इस प्रकार से लगी हुई। थोड़ी बड़ी नहीं हो गई, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये यकृत होता है, ये आवरण युक्त संरचना है। इस यकृत की नलिका पीत वाहिनी कहलाती है, यकृत वाहिनी कहलाती है, और नीचे की तरफ यकृत वाहिनी इस प्रकार की संरचना के अंदर विकसित रहते हैं। इसको पित्ताशय कहते हैं। ये क्या भाग है, पित्ताशय। यकृत पालियों में विभक्त रहता है, 2 अलग अलग पालियों में विभक्त रहता है। और नीचे की तरफ ये जो नलिका दिखाई दे रही है पीत वाहिनी, और ये यकृत वाहिनी है, दोनों अलग अलग नलिकाएं हैं। पीत वाहिनी यकृत वाहिनी के अंदर खुलती है, और यकृत वाहिनी आगे जाकर के इस भाग में छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग के अंदर खुलता है।
ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसी भाग के अंदर एक और ग्रंथि खुलती है जिसको अपन ने नाम दिया है अग्नाशय ग्रंथि। ये आमाशय के पीछे की तरफ आप इस टाइप की संरचना, एक पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? एक पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। और यही पत्ती नुमा संरचना क्या होती है? आमाशय के पीछे अग्नाशय होती है। क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यह है यकृत ग्रंथि, यह है पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। ये पीत वाहिनी, यकृत वाहिनी, और ये क्या है? अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। इन चीज़ों का आप है वो ध्यान रखोगे। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र है वो लगा रहता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन शुरुआत से, पहली बात से स्टार्ट करते हैं कि मुख के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है और किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? हम इसको मिटा रहे, इतना हम मिटा देंगे, ठीक है? फोटो आप बनाते रहिए। सबसे पहले अपन मुख के बारे में बात करते हैं। मुख, देखो मुख है वो पाचक अंगों का जो मुख्य भाग, आपको पहला भाग दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ जो खुलता है वो पहला भाग क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। मुख एक अनुप्रस्थ दरार रूपी संरचना, दो होठों से घिरी हुई संरचना होती है। इसका कार्य केवल यह है कि यह बाह्य वातावरण से बोलस को, भोजन को अंदर ग्रहण करवाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह पाचन तंत्र का प्रथम भाग है जो अनुप्रस्थ दरार रूपी संरचना के रूप में शरीर से बाहर वातावरण में खुलता है। ये दो होठों से घिरी संरचना है जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायक है। ठीक है, ये हुआ मुख। मुख के बाद मुख कहाँ खुलता है? मुख गुहा के अंदर खुलता है। तो अपना दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? मुख गुहा। मुख गुहा एक कक्षनुमा संरचना है। कैसी है? कक्षनुमा संरचना है। ये मुख गुहा होती है। मुख गुहा भोजन को क्या करती है? लार के साथ में मिलाती है और लार के साथ में मिला करके भोजन को छोटे छोटे भागों के अंदर विभाजित करने का काम करती है मुख गुहा। तो मुख गुहा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक तो तालु, दांत और जीभ। जीभ क्या करती है? भोजन का स्वाद करवाती है, ग्रहण करवाती है, आनंद आपको लुप्त उठवाती है भोजन का। इसके अलावा जो दांत होते हैं वो भोजन को काटने फाड़ने में, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त करने का काम आते हैं। इसके अलावा जो तालु होते हैं, ऊपरी तालु और आगे वाला तालु, कठोर तालु और कोमल तालु, दोनों तालु होते हैं जो मुख गुहा की दीवार का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से मुख गुहा के अंदर कितनी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, लिख सकते हो। ये कक्षनुमा संरचना है। इसमें निम्न
तीन संरचनाएं पाई जाती है। पहली कौन सी है? तालु। दूसरी कौन सी है? तालु के बाद दांत। और तीसरी कौन सी है? जीभ या जीवा बोलते हैं इसको, जीभ। सबसे पहले अपन तालु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन तालु के बारे में। देखो तालु क्या होता है। ये तालु हमारी मुख गुहा की फर्श का निर्माण करता है, मतलब मुख गुहा की सत का निर्माण, सॉरी फर्श का नहीं, सत का निर्माण, मुख गुहा की सत का निर्माण करता है। जो सत ऊपरी भाग में है वो पाया जाता है मुख गुहा के। तो आप देख सकते हो ये मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का। अग्रभाग होता है, अग्रभाग में ये कठोर होता है। क्या होता है? इसलिए कठोर तालु कहलाता है। और पश्च भाग में संयोजी उत्तक और अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं कोमल तालु। क्या बोलते हैं? कोमल तालु। सबसे पहले अपन कठोर तालु के बारे में बात करते हैं। ये कठोर तालु होता है वो मुख गुहा की छत का आगे वाला भाग होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे वाली जो अस्थि अपन कहते हैं कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़े की अस्थि कौन सी होती है? मैक्सिला अस्थि। और नीचे आगे वाला भाग पैलेंटाइल अस्थि का होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की अस्थियों का बना हुआ भाग होता है। ये मैक्सिला व पैलेंटाइन अस्थियों से निर्मित होता है। इसलिए क्या है? अस्थियों से निर्मित है, इसलिए कठोर है, ठीक है। इसके ऊपर छोटी छोटी मांस सदृश वलन पाए जाते हैं। आप अनुभव कर सकते हो। आप अपनी जीभ से ऊपरी आगे वाले भाग पर आप टच करके अनुभव कर सकते हो। छोटी छोटी धारदार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पैलेटाइन रगी कहते हैं, या तालु वालियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेटाइन रगी या तालु वालियां। मांसाहारियों के अंदर ये बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी होती है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? ये भोजन को बाहर नहीं आने देता है, भोजन को अंदर धकेलने का कार्य करता है। मांसाहारियों के अंदर जो मांस खाते हैं वो मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को शरीर के अंदर ग्रहण करने का कार्य करता है, तो मांस को अंदर धकेलने का कार्य करता है। तो आप लिख सकते हो कि इस पर पतली पतली पेशीय संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पैलेटाइन रगी या इसको बोलते हैं तालु वालियां। तालु वालियां कहते हैं। तालु वालियां का कार्य आपने क्या बताया? जो भोजन को अंदर धकेलने का कार्य करती है।
धकेलने का कार्य करती है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कोमल तालु होता है। कौन सा होता है? कोमल तालु क्या होता है? संयोजी ऊतकों और अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है। कोमल होता है, पेशियों का बना हुआ है, ऊतकों का बना हुआ है, इसके लिए इसलिए क्या है, ये कोमल होता है। तो संयोजी ऊतकों व अरेखित पेशियों से निर्मित कठोर तालु का अग्रभाग है। कठोर तालु का अग्रभाग है। ठीक है। अच्छा, इस कोमल तालु के अंदर आपको इस मुख गुहा की ऊपरी सतह के अंदर की ओर आपको एक लटकी हुई संरचना दिखाई दे रही है, एक अंगुली नुमा लटकी हुई संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है, आप अनुमान लगा सकते हो इसके बारे में? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या होती है? इस कोमल तालु के अग्रभाग में आप कांच में देखना, एक छोटे ऊपर की तरफ लटकी हुई संरचना होती है, अंगुली नुमा संरचना। वो क्या होती है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो अंगुली नुमा संरचना होती है, वो क्या होती है? यूव्यूला होती है। हमारे शरीर के अंदर मुख गुहा के द्वारा, अपन मुंह से भी श्वास ले सकते हैं ना, तो मुंह से श्वास लेते हैं तब ये जो द्वार खुलता है अग्र ऊपर भाग में, ऊपरी नासा द्वार, ऊपरी श्वसन द्वार खुलता है। ऊपरी श्वसन द्वार को ढकने के काम आती है। भोजन को निगलते समय ये ऊपरी श्वसन मार्ग को क्या कर देती है? ढक देती है, ताकि भोजन के कोई कण, छोटे छोटे कण उस श्वसन मार्ग के अंदर ना जाए। क्या कहलाती है? यूव्यूला कहलाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कोमल तालु के भाग में एक पतली अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है। जो यूव्यूला कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये यूव्यूला काम क्या करती है? ऊपरी श्वसन मार्ग को ढक देती है। आप लिख सकते हो ये भोजन निगलते समय ऊपरी श्वसन मार्ग को ढक देती है, ताकि वो भोजन के कण ऊपरी श्वसन मार्ग के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, ये तो हुई अपनी क्या श्वसन मार्ग, अपने ये हो गया यूव्यूला के बारे में और मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा के बारे में और भी संरचनाएं कुछ है, इसके बारे में अपन कल है वो बातें करेंगे। इस चीज़ों को आप है वो लगातार पढ़ते रहना, इन चीज़ों को लगातार आप है वो क्लियर करते रहना, ताकि आपको ध्यान पड़ता रहे साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। कल अपन दांत के बारे में और जीभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद का आगे वाला जो पार्ट है वो कल है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। ए स्टडी पॉइंट में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आपका। लगातार ए स्टडी पॉइंट देखते रहिए और खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। थैंक यू।